हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एक नए सब्जेक्ट की। बेसिकली तुम जिसे कह सकते हो इकोनॉमिक्स या फिर कह लो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिक से स्क्रैच से हर एक चीज़ यहाँ पे मैं कवर अप करवाऊंगा। सो अपने नोटबुक और पेन को रेडी रखना, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं फटाफट से उसे नोट कर लेना अपने नोटबुक में। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अच्छा खासा वेटेज रखता है CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स में। साथ ही साथ अगर तुम पीजी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो यार, तो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पे अपने बेसिक्स को भी क्लियर कर सकते हो इस लेक्चर्स के थ्रू। साथ ही साथ एडिशन में जो एडिशन टॉपिक्स है जो कि यूजी में ना है, मतलब यूजी में नहीं है और पीजी में है, तो उन एडिशनल टॉपिक्स पे मैं अलग से तुम्हें वीडियोस दे दिया करूंगा। पीजी कोर्सेज की मैं यहाँ फिलहाल बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल तुम यहाँ पे अपने बेसिक्स क्लियर कर लो पीजी स्टूडेंट्स, और यूजी वाले बच्चों की तो कंप्लीट टोटली कह लो कंप्लीट पैकेज है ये। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। यूनिट नंबर 3 में आता है। अब कहोगे भैया यूनिट नंबर 1 और 2 गया किधर? दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसे भी मैं कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखना, इंट्रोडक्टरी है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पढ़ना क्या है इसमें? सबसे पहले हम जानेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे सर्कुलर फ्लो, टू सेक्टर, वन सेक्टर तो बेसिकली पॉसिबल है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, इन सबको देखेंगे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सब के कंसेप्ट को समझेंगे। नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने मेजर्स होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। उन सबको यहाँ पे समझा जाएगा, जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये हो गए बेसिकली सिलेबस की बात। इन सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रेडी हो जाओ सेशन को कवर अप करने के लिए। मैं तो अच्छे से करवा दूंगा, अब डिपेंड करता है कि तुम इसको कितने अच्छे तरीके से डिटेल वाइज कवर अप कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा टास्क होना चाहिए इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट तुम्हें एक एज मिल जाए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। वैसे मैं तो क्वेश्चंस करवाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे तुमने सेशन कंप्लीट किया, ये वीडियो तुमने देखा, इसके बाद पर्टिकुलर क्वेश्चन ढूंढो गूगल पे और प्रैक्टिस कर लो, या फिर PYQs देख लो अपने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CUET UG BCom 2023 एग्जाम्स के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं वॉरियर्स बैच, एग्जाम टाइम के वॉरियर्स बैच को, जहां पे तुम्हें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, प्रैक्टिस सीट्स होंगे एट अफोर्डेबल प्राइस। तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाकर। एग्जाम टाइम हमारा एप्लीकेशन है, और उसके बाद तुम क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ये रहा हमारा ऐप, तुम जाकर इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम टाइम लोगो ये देख लो, ऐसा लोगो कुछ रहता है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे पीजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CUET पीजी एग्जाम के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को, जहां पे तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर सारे सब्जेक्ट्स के, जो टोटल तुम्हारे 33 अप्रॉक्स सब्जेक्ट्स है, 30 प्लस सब्जेक्ट्स हैं CUET पीजी एग्जाम्स में, उन सब के तुम्हें ई बुक्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस करवाए जाएंगे एट अफोर्डेबल प्राइस। तुम इसे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जैसे ही तुम डाउनलोड कर लोगे, वहां पे जाकर तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपने क्लासेस को तुम यार बहुत ही स्मूथली स्टार्ट कर सकते हो। सो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। चलो देखो, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं दोनों में डिफरेंस क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं बेसिक तुम्हें कुछ हिस्ट्री बता दूं यहाँ पे, जो कि तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट तुम जान लो, बस जान लो। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिकली 2 स्कूल ऑफ थॉट्स के थ्रू डेवलप किया गया है। अब व्हाट इज स्कूल ऑफ थॉट्स? बेसिकली तुम कह सकते हो 2 क्लासिफिकेशन, एक क्लासिकल, एक कीन्सियन। 2 बाइफर्केशन किए गए, जिसमें कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट होते थे क्लासिकल में और कुछ इकोनॉमिस्ट हमारे कीन्सियन में होते थे। बेसिकली कीन्सियन अप्रोच समझ लो, जो कीन्स भाई साहब थे उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर मैं क्लासिकल की बात करूं तो उसमें टोटल 5 इकोनॉमिस्ट थे, 10 नहीं 5 इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग तरीके से डिफाइन किया था। वहीं हमारे कीन्सियन भाई साहब जो थे, उनका अलग अप्रोच था। तो दोनों के जो सोच थे, दोनों के जो थॉट्स थे, वो अलग थे कहीं ना कहीं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को बाइफरकेट किया गया एज अ क्लासिकल और कीन्सियन अप्रोच। इसी को बोला जाता है 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। तो क्लासिकल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे एडम स्मिथ, जीन बैप्टिसाइड से डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सारे इकोनॉमिस्ट इसमें आते थे। ठीक है, अब इनके कुछ एजम्पशंस थे, जैसे कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजी स्टूडेंट्स यहाँ पे बस सुनते जाना तुम लोग। क्लासिकल टर्म यहाँ पे किससे एसोसिएटेड था? कार्ल मार्क्स से। इनका क्या मानना था? ये जो तुम देख रहे हो पांचों इकोनॉमिस्ट, ये जो हमारे पांचों इकोनॉमिस्ट हैं, इनका मानना क्या था? सबसे पहले ये समझ लो। इनका कहना था कि हमारी जो इकोनॉमी है, जिस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं, फिलहाल हम लोग इंडियन इकोनॉमी में है,
तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड बैठा ही नहीं होगा। और उन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था, अगर शॉर्ट रन में डिसइक्विलिब्रियम आती है, मतलब बराबर वाली सिचुएशन नहीं होती है, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहां पे प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता था, डिमांड एंड सप्लाई एंड वेज फ्लेक्सिबिलिटी, इसके थ्रू ये चीज कवर अप कर ली जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की नीड कोई भी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जाकर बीच में इंटरफेयर ना करे, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। सेज लॉ मार्केट यहाँ पे था, जिनका कहना था सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड। देखो यार, सीयूईटी यूजी में एकदम बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा, तो टेंशन फ्री रहना। सेज लॉ में क्या था, कहा गया था, जो जेपी से थे उनका कहना था कि जो सप्लाई होती है वो खुद ब खुद अपने आप डिमांड बना लेती है। तुम प्रोडक्शन करते जाओ, उस प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएगी। इसीलिए बोला गया था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये इक्वेशन तुम देख पा रहे होगे। और यहां पे क्या बोला गया, जो क्लासिकल अप्रोच था, इनके अकॉर्डिंग हमारे इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होती है, अंडर प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं लग रहा है। जाहिर सी बात है, कभी ना कभी ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, अंडर प्रोडक्शन हो सकता है। इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन बहुत कम सिनेरियो में देखने को मिल सकती है। और इनका जो मोटिव था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे लेसेस फेयर सिस्टम चलता था, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं था, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं था। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की मदद से, डिमांड और सप्लाई की मदद से पूरी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही थी। तो ये मानना था कि इनका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, या फिर कह लो क्लासिकल अप्रोच था ये हमारा। कौन थे इसमें से, जेबी से वगैरह थे, ठीक है, वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। तो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है कि इनका कहना था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम हो भी रही है तो वो खुद ब खुद शॉर्ट रन में ठीक होती जाएगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की नीड नहीं थी, डिमांड खुद से यहाँ पे अपना सप्लाई बना लेता था, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे मेन मोटिव हुआ करती थी। तो ये तो बेसिकली हो गए हमारे क्लासिकल अप्रोच। अगर हम बात करें कीन्शियन भाई साहब की, तो ये रहे हमारे कीन्शियन। कीन्स का क्या कहना था, उनका क्या कहना था कि देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन, हमारे मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। और ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करते थे, जो एग्रीगेट फैक्ट्स होते थे उस पे ये डील करते थे। मैक्रो का मतलब ही तुम्हें समझना होगा कि टोटल पूरे इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है। इनका क्या कहना था कि ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये मानकर चलते थे कि लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे काम करता था। तो बेसिकली इनकी छोटी छोटी बातें थी जो कि तुम्हें बस याद रखनी है, याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। अब देखो, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले मैं तुम्हें समझा दूं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक टर्म है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, इट मींस हम लोग इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं। एक मार्केट में, जस्ट एग्जांपल लेना, एक मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, सेलर ए बी सी एंड डी। तो अगर रेस्पेक्टिवली यहाँ पे हम सेलर ए की बात कर रहे हैं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरे सारे सेलर्स की बात कर ले, ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी सेलर्स हैं उन सब की अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इट मींस हम लोग एग्रीगेट लेवल पे डील कर रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो और अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल समझाऊं, लेमन लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, तो अगर घर में पर्टिकुलरली तुम 4 भाई बहन हो और इंडिविजुअली तुम्हारी बस बात हो रही है, तो दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर चारों भाई बहन की बात हो रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। वैसे ही इकोनॉमी में भी होता है, जब सारे इंडस्ट्रीज की बात होती है, जितने भी इंडस्ट्रीज एक इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही होती हैं, उन सारे इंडस्ट्रीज की जब बात होती है तो हम क्या कहते हैं कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डील कर रहे हैं, एग्रीगेट लेवल पे डील कर रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो ये बेसिक किसका है कंसेप्ट, माइक्रो और मैक्रो। डिफरेंस चार्ट दिखा दूंगा, अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लोग डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ क्लासिफिकेशन समझने होंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स वगैरह समझने होंगे, जिससे कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होते जाए। सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। देखो, मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ पे डिटेल में समझाने की नीड नहीं है, ये सारी बातें तुमने जान रखी है क्लास 12th में। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? वैसे गुड्स जिसको कि या तो हम रीसेल पर्पस से खरीद रहे हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस से खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आटा। आटा समझते हो ना, होता क्या है, ये चलो दूध का एग्जांपल ले लेते हैं, या आटा, कोई भी तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एग्जांपल ले रहे हो। यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे दूध की एग्जांपल ले रहे हो, तो जो यहाँ पे डेयरी वाले होते हैं, सॉरी यार नॉइज आ रहा है, जस्ट वेट कर लेना। तो जस्ट यार देखो, एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं बात कर रहा था इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली होते क्या है, सुनना जरा यहाँ पे। गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। 2 यहाँ पे पॉसिबल रीजन रखे गए हैं। वैसे गुड्स जिसको या तो हम रीसेल पर्पस से ले रहे हो
या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के पर्पज से ले रहे हो। जैसे कि देखो, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मिल्क की, दूध की यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक दुकान वाला जब दूध खरीदता है तो उसके दो पर्पस हो सकते हैं। या तो उस दूध को वो मार्केट में बेचेगा, या फिर उससे वो मिठाई बनाएगा, या फिर सेल्फ कंज्यूम कर लेगा। ये सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं ना। तो दैट इज इंटरमीडिएट गुड, जिसमें हम की फ्यूचर में वैल्यू एडिशन करें, वैसे गुड जिसमें कि वैल्यू एडिशन की जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम मार्केट से आटा खरीद कर ला रहे हो, अब उस आटे से तुम क्या कर सकते हो, ब्रेड बनाकर बेच सकते हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या फिर तुम उसे कंज्यूम कर सकते हो, खुद के लिए कंजम्पशन के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो वैसे गुड्स जिसमें कि कहीं ना कहीं हम वैल्यू एडिशन करेंगे, या फिर जिसको कि हम लोग या तो रीसेल पर्पज से या फर्दर प्रोडक्शन पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। वही अगर बात की जाए फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स या तो हम लोग कंजम्पशन के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। तुमने मार्केट से दूध लेकर आया, तुमने कंज्यूम कर लिया, या तो चाय बना के या तो हॉर्लिक्स पी के। तो ये बेसिकली पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। समझते हैं थोड़ा सा और इंटरमीडिएट गुड्स की। यहाँ पे एक मान लो मिस्टर श्याम भाई साहब हैं, ये प्यारी सी इनकी ड्राइंग मैं बना लूँ, थोड़ी सी थोड़ा सा मोटा कर दूँ इनको मैं। ये है हमारे मिस्टर श्याम भाई साहब। ये मार्केट जाते हैं, वो मार्केट से अंडे खरीद कर लाते हैं, चीनी खरीद कर लाते हैं, बटर खरीद कर लाते हैं और आटा खरीद कर लाते हैं। इन्होंने 4 प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए। अब इन 4 प्रोडक्ट की मदद से ये क्या करेंगे, कपकेक्स तैयार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि श्याम भाई साहब कपकेक शॉप के ओनर ठहरे। तो इनको तो यार जुगाड़ तो करना होगा ना कपकेक बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, मार्केट से गुड्स खरीद कर लाया, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। उसमें इन्होंने वैल्यू एडिशन करके फाइनल गुड्स तैयार किया, जो कि इनका फाइनल रिजल्ट है, दैट इज कपकेक। तो ये बेसिकली क्या है, तुम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे हो। अब देखना, जरा समझना, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस यहाँ पे दिया गया कि हमारे जो फाइनल गुड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूँ जहां से क्वेश्चन निकलेगा, कि फाइनल गुड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें सर, इसे हम लोग इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम की जब काउंटिंग होती है तो इसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब बात आती है इंटरमीडिएट गुड्स की तो नॉट इंक्लूडेड। ये चीज याद रख लेना, क्योंकि यार देखो, तुम मान लो मिठाई वाले दुकान के हो, ठीक है, हलवाई हो तुम, तुमने दूध खरीद कर लाया। अब तुम उस गुड्स के वैल्यू को भी ले लोगे, प्लस गुड्स से तुमने मिठाई बनाकर मार्केट में बेचा, उसके लिए कोई बंदा पे करेगा, उसकी वैल्यू भी ले लोगे। तो यहाँ पे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। दैट्स वाई कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं while कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, बेसिकली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अलग अलग जो गुड्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो हम रीसेल कर सकते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्रीज में रहते हैं। लेकिन फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल कंजम्पशन कर लेते हैं, इसमें कोई और वैल्यू एडिशन नहीं होती है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होती है। वैल्यू इसकी इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में, और इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती है नेशनल इनकम में। अब अगर बात की जाए फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स को यहाँ पे बेसिकली समझ पा रहे होगे कि फाइनल गुड्स जो होते हैं हमारे, उसको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं समझना यहाँ पे। पहला है यहाँ पे कंजम्पशन गुड्स और दूसरा है कैपिटल गुड्स। क्या है समझते हैं जरा ध्यान से इसे। कंजम्पशन गुड्स जो कि डायरेक्टली ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि तुमने मार्केट से ब्रेड लाया, या फिर तुमने मार्केट से कह लो कि तुमने जस्ट जाकर पनीर रोल लेकर लाया, पनीर रोल लाया तुमने, तुम डायरेक्टली खा लोगे इसे, तुम्हारे वांट सेटिस्फाई हो जाएंगे, दैट इज योर कंजम्पशन गुड्स। तुमने एक टी शर्ट परचेज कर लिया, दैट इज योर कंजम्पशन गुड्स। पेन तुमने परचेज करा, दैट इज कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स को और 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है, 2 नहीं 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, और एक चौथा भी होता है दैट इज सर्विसेज। समझेंगे इसे। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, वैसे गुड्स जिसको कि तुम बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैंने इस फोन को जो भी परचेज करा, क्या मैं अभी डेली जाके फोन परचेज करने जाऊंगा मार्केट में? मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं डेली परचेज करूंगा। टेलीविजन है, मैं उसे डेली परचेज करने जाऊंगा? द आंसर इज नो। ड्यूरेबल गुड्स हैं, इसे हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको कि हम लोग बार बार ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, वो हो जाता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। लेकिन जब बात आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स की, तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेड पीरियड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम जाकर मार्केट से जूते खरीद कर ला रहे हो, या फिर स्लीपर खरीद कर ला रहे हो, चप्पल बेसिकली। तुम बाहर निकल रहे हो, चाय पी रहे हो, वापस घर आ जा रहे हो, या फिर घर में ही घूम रहे हो चप्पल पहन के, तो कितने दिन चलेंगे यार? तो तुम वो क्या है, सेमी ड्यूरेबल्स में आ जाते हैं। कपड़े कितने दिन चलेंगे, सेमी ड्यूरेबल्स में आ गए। नॉन ड्यूरेबल की अगर मैं बात करूं, जो कि यार सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में तुम निपटा दे रहे हो। तुमने मार्केट से फ्रूट्स खरीदा, तो फ्रूट्स को तुम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हो, खराब हो जाएंगे।
तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि जिसको कि एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में कंज्यूम कर लिया जाए। पनीर रोल तुमने मार्केट से भी थोड़ी देर पहले लाया था, उस पनीर रोल को तुम क्या 2 दिन चलाने वाले हो? नहीं यार, एक झटके में निपटा देने वाले हो। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर वो चीज आ जाता है। और सर्विसेज इज बेसिकली काइंड ऑफ इंटेंजिबल एक्टिविटी, जो कि तुम्हें पुलिसमैन देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, लॉयर्स देते हैं, जिसे कि तुम देख नहीं सकते हो, टीचर्स देते हैं, बैंक मैनेजर तुम्हें देते हैं। तो ये सारी सर्विसेज में आ जाती हैं। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स जो कि कहीं ना कहीं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमें मदद करती है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इससे तुम नए नए गुड्स बना सकते हो। इक्विपमेंट्स हो गए। अब उन्हीं को यहाँ पे डिफरेंस चार्ट के थ्रू समझाया गया, एक बार इसे तुम क्लियरली देख लेना। चलो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। इसकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। स्टॉक होता क्या है? क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा हो। क्या यहाँ पे मैंने बोला? क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे वर्ड तुम समझना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये लाइन। फ्लो की जब बात करेंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा रहा हो, एक पीरियड के दौरान। स्टॉक क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज स्टॉक। ड्यूरिंग अ पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो कंसेप्ट। जैसे कि तुम्हें मैं अगर समझाऊं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पानी की टंकी जो होती है हमारी, उसमें कितने पानी है एक पर्टिकुलर टाइम पे? 2 बजे दोपहर के कितने पानी है तुम्हारे टंकी में? दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक। इनकम तुम्हारा हो गया, तुम्हारी इनकम कितनी है? तो इनकम बेसिकली ओवर द पीरियड होता है, तुम्हें सैलरी मिलती है, ओवर द पीरियड मिलती है। ऐसा तो है नहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है। देखना, अब इसे समझते हैं। फ्लो क्या है? यहां से तुम देखोगे पानी कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, इस टैप से पानी कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, दैट इज फ्लो कंसेप्ट। अब ये क्या है? स्टॉक है, पानी इस पर्टिकुलर लेवल पे है, ये क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। समझ पा रहे हो चीजों को? स्टॉक एंड फ्लो आर वाइडली यूज्ड कंसेप्ट इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टॉक रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इंडिकेट्स द सेम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग, यही दो बस डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखोगे स्टॉक क्या है, यहाँ पे एक डेट दे रखा है 31 मार्च 2021 को बैंक में इतने पैसे हैं, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो की मैं बात करूं, ट्रांजैक्शन जो कि तुमने टोटल एक महीने के दौरान करा है, यूपीआई पेमेंट कर दिया तुम्हें किसी ने पैसे भेज दिए, तो डे बाय डे जो हो रहे हैं, एक पीरियड के दौरान तुमने कितने ट्रांजैक्शन किए, दैट इज फ्लो। तुम्हारे अकाउंट में 31 मार्च 2022 को कितने पैसे पड़े हुए हैं, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट। समझ गए? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस, नेट, इन्वेस्टमेंट, डेप्रीशिएशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।